Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कुल मिलाकर बीजेपी को पिछली बार 130 जो सीटें हैं दक्षिण भारत में, उनमें से उनको 29 मिली थी। वही इंडिया अलायंस के लिए मौका है कि दक्षिण में कम से कम वो बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। बीजेपी के पक्ष में अगर आप देखें जी, तो उसको डिफेंड करना है कर्नाटक को। सबसे बड़ा नंबर उसका जो भी 28 सीटें आई थी, तो 25 सीटें उनकी आई थी कर्नाटक से। तो उनको पहली बात तो कर्नाटक डिफेंड करना है। नेशनल इलेक्शंस में मुझे लगता है राहुल गांधी वहां वायनाड से खड़े रहे, उसका एडवांटेज कांग्रेस को जरूर आएगा। और अभी भी मुझे लगता है कांग्रेस केरल में नंबर 1 पार्टी लेकर, या यूडीएफ। तमिलनाडु को देखकर जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री जी के लगातार कार्यक्रम रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ यहाँ पर जो है बेहतरी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अविचल आपकी बात सही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन देखिए, जितना प्रचार हो रहा है कि बीजेपी बिल्कुल हावी है तमिलनाडु में, जमीन पर वैसा नहीं है। तेलंगाना है, वहाँ कांग्रेस ने गेन किया है, लेकिन अब वाईएसआर का वहाँ जो दबदबा है वो तोड़ने के लिए इस बार ये ऐसा माना जा रहा था कि तेलंगाना में चूंकि उन्होंने सरकार बना ली है, तो वो पड़ोसी राज्य में भी उसको विस्तार करेंगे। जैसे कर्नाटक से वो तेलंगाना में गए। दक्षिण के राज्यों को लगता है हमारी जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी, हमकी महत्व था, वो कम हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पिछले 10 सालों में किस तरह से भारतीय राजनीति बदल चुकी है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस खास कार्यक्रम वीकली शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज जब हम बात कर रहे हैं चुनाव एक रंग अनेक, तो उन्हीं रंगों में जब हम सदन स्पेस में जाते हैं तो पता चलता है कि चुनाव एक अलग तरीके से, अलग पैटर्न पर लड़ा जा रहा है। और ख़ासकर देखें तो इंडिया अलायंस के लिए इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ चेन्नई से हमारे साथी खास मेहमान इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी जुड़ेंगे, और हमारे साथ जो हैं तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर साहब जुड़ेंगे। आज हमारे साथ चेन्नई से हमारे साथी खास मेहमान इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी जुड़ेंगे, और हमारे साथ जो हैं तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर साहब जुड़ेंगे। अविचल नमस्कार। मुझे लगता है पांच राज्यों में आप अगर देखें तो कम से कम 3 राज्यों में तो पूरी तरह से इंडिया अलायंस का दबदबा है। एक तो है तमिलनाडु, जहां मैं हूं। पिछली बार डीएमके का क्लीन स्वीप रहा था, और अभी भी लगता है डीएमके काफी आगे है, क्योंकि जिस तरह का अलायंस है डीएमके और कांग्रेस का, वो काफी मजबूत है। हाँ, बीजेपी जरूर यहाँ वोट शेयर में गेन कर सकती है, उनके वोट जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या सीटों में तब्दील होगा? जानिए कि पिछले चुनाव में बीजेपी को केवल 3.7% वोट मिला था, और कोई सीट नहीं मिली थी। आज बेस्ट केस सिनेरियो बीजेपी का है कि वो अपना वोट शेयर डबल कर पाए, डबल डिजिट में पहुंच पाए, और 1 या 2 सीट जीत पाए। ये उनका बेस्ट केस है। फिर आप चलिए तेलंगाना, जहां आप देखेंगे पिछले कई दिनों से कई बीआरएस के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना ऐसा राज्य है जो सरकार में होता है, उनका दबदबा रहता है। जब के चंद्रशेखर राव थे तो उनको एक एडवांटेज था। वो एडवांटेज मुझे लगता है इस बार कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस की वहां कुछ ही महीनों पहले सरकार बनी है। फिर चलिए कर्नाटक में अविचल लास्ट टाइम 28 में से बीजेपी को 25 सीटें आई थी। मुझे लगता है अभी भी बीजेपी आगे है कर्नाटका में, लेकिन उनको फिर से 25 सीट मिलवाना इतना आसान नहीं है। हालांकि उनका जो अलायंस हुआ है कुमारस्वामी से, उससे दक्षिण कर्नाटका में जरूर कुछ हद तक एडवांटेज पहुंच सकता है। लेकिन बीजेपी में भी अंदरूनी लड़ाई है। वहीं कांग्रेस की जो सरकार है, उनके खिलाफ भी थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गया है। तो मैं समझता हूं कर्नाटका में बीजेपी को एज है, लेकिन 25 सीट लाना थोड़ा मुश्किल है। फिर चलिए केरल आप देखिए, जो भी जीते इंडिया अलायंस के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। वहां मुझे लगता है बीजेपी केवल त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में फाइट में है, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल अभी भी बीजेपी को केरल में है। फिर चलिए आंध्रा, जो एक बड़ा अद्भुत स्टेट है, क्योंकि वहां ना इंडिया अलायंस है, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने इस बार टीडीपी के साथ गठबंधन किया है, तो जरूर बीजेपी को उम्मीद होगी कि उसका कोई फायदा एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि वहां जो टक्कर है वो जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में है, 2 रीजनल लीडर्स, लेकिन बीजेपी ने एक रीजनल लीडर के साथ अलायंस किया। तो मैं समझता हूँ कुल मिलाकर बीजेपी को पिछली बार 130 जो सीटें हैं दक्षिण भारत में, उनमें से उनको 29 मिली थी, 25 कर्नाटक में और 4 तेलंगाना में। बीजेपी की बेस्ट केस सिनेरियो अब है कि इन सब राज्यों में फिर से
अराउंड 30 सीट्स मिलना, यानी अगर कोई लॉस कर्नाटका में हो तो थोड़ा आंध्रा में उनको बढ़ सकता है, और 1 या 2 तमिलनाडु में मिल सकते हैं। तो 30 मैक्सिमम 35 इस रेंज में बीजेपी देख रही है। वहीं इंडिया अलायंस के लिए मौका है कि दक्षिण में कम से कम वो बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। जी, आपने 130 सीटें बताई हैं, तो मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए जरूर बता देता हूं। तमिलनाडु में 39, 1 पुडुचेरी यानी कि ये हो गई 40, 20 केरला यानी कि ये 60 सीटें, 28 कर्नाटका यानी कि ये सीट होती है 88, 17 प्लस 17 मतलब तेलंगाना में, और 25 जो हैं वो हैं आंध्रा में। ये 42 सीटों को मिलाकर हो जाती है 130 में। जो डेटा सर ने बताया है मिलिंद सर, उसको ही हमने अभी गिना, तो उसमें लगता है कि बीजेपी को जो गेन होगा वो अपने अलाई पार्टनर की वजह से होगा, लेकिन कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन करे तो वहां पर चीजें बदल सकती हैं। नहीं तो देखिए अविचल, जैसे राजदीप ने जो बात कही, तो बीजेपी के पक्ष में अगर आप देखें जी, तो उसको डिफेंड करना है कर्नाटक को। सबसे बड़ा नंबर उसका जो भी 28 सीटें आई थी, तो 25 सीटें उनकी आई थी कर्नाटक से, तो उनको पहली बात तो कर्नाटक डिफेंड करना है। अब आपको ये याद दिला दूं कि 2018 में भी जेडीएस और कांग्रेस की वहां सरकार थी, मतलब विधानसभा के बाद में, लेकिन 1 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने स्वीप कर लिया। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने दम पर अकेले सरकार बनाई है और कांग्रेस भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो अब ये देखने वाली बात है कि बीजेपी के लिए मतलब वहां एक चुनौती है कि ये 25, भले ही उन्होंने कुमार स्वामी से भी एक अलायंस कर लिया है, लेकिन उनके लिए एक चैलेंज है कि वो कैसे उसको रिटेन करेंगे। तेलंगाना में वो शायद गेन कर ले 1 आध सीट या घट जाए बढ़ जाए, लेकिन वहां कांग्रेस का गेन होगा और बीआरएस का नुकसान होने का अनुमान है। तमिलनाडु और केरल के बारे में जैसे राजदीप ने कहा कि वहां पर इंडिया अलायंस अच्छा कर रहा है, उनके केरल में तो दोनों लड्डू उनके ही हाथ में है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे, तो अगर बीजेपी या एनडीए को कोई गेन की उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश से है, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं आते इनके साथ में और वाईएसआर भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता, इस बार वाईएसआर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो भी अगर गेन होना, जो हमने देखा पिछली बार 28 से 29 सीटें उनकी आई थी, तो वो अगर 15-20 सीटों का अगर इजाफा होना है उसमें, तो वो आंध्र प्रदेश से होने की उम्मीद है, लेकिन वो बीजेपी की टैली में होने से ज्यादा एनडीए की टैली में हो। 400 पार वाली टैली के लिए वो हाँ, मतलब बीजेपी भी वहां लड़ रही है सीटों पर, ऐसा नहीं कि बीजेपी 10-11 सीटों पर है, तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो गेन होना है वो आंध्र प्रदेश से ही एनडीए को उम्मीद है। और दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसको केरल और तमिलनाडु से उसको रिटेन करना है, और उसको उम्मीद ये है कि तेलंगाना में वो गेन कर लेंगे या कर्नाटक में 1-2 सीटें गेन कर लेंगे। जी, राजीव सर, आप चेन्नई में हैं, तमिलनाडु में बीजेपी की तरफ से बहुत प्रयास किया जा रहा है। अगर हम स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो तमिलनाडु को देखकर जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री जी के लगातार कार्यक्रम रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ यहाँ पर जो है बेहतरी हो सकती है? अगर 1 सीट भी आती है तो बेहतरी है, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए बिल्कुल अविचल, आपकी बात सही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन देखिए जितना प्रचार हो रहा है कि बीजेपी बिल्कुल हावी है तमिलनाडु में, जमीन पर वैसा नहीं है। ऐसा है, अगर आप नंबर देखें, आंकड़े देखें ना, 3.7 बीजेपी का परसेंट था। हालांकि 5 ऐसे सीटें थी जहां बीजेपी नंबर 2 पोजीशन में थी, और उन 5 सीटों पर बीजेपी पूरी तरह से टक्कर में, जैसे कोयम्बटूर की सीट लीजिए या कन्याकुमारी की। कोयम्बटूर में अन्नामलाई जो एक तरह से चेहरा बन गए हैं बीजेपी के, उनको जरूर चांस है, एक ऐसी सीट जो बीजेपी पहले भी 2 बार जीती है। लेकिन अगर आप कुल देखें, तमिलनाडु में डीएमके को करीब 38 से 40% वोट आता है, कांग्रेस को भी 10% आता है। दोनों जब मिलते हैं और उनके साथ जो छोटे दल मिलते हैं, तो ये अलायंस बहुत फॉर्मिडेबल हो जाता है। क्या हो रहा है तमिलनाडु में कि एआईडीएमके, जयललिता के जमाने में जो एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी, नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे ब्रेकअप हो रही है, कमजोर हो गई है जयललिता के डेथ के बाद पिछले 6 सालों में, 8 सालों में, और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाना चाहती है। वो ऑपोजिशन स्पेस मुझे लगता है इस चुनाव में देख रही है, क्या वो मिल सकता है कुछ इलाकों में। उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। जरूर प्रधानमंत्री जी की जो छवि है या उन्होंने जो प्रयास किए हैं, वो कई लोग सराहते हैं, खास करके मैं कहूंगा शहरों में। लेकिन पूरे तमिलनाडु में जो संगठन डीएमके का और एआईडीएमके का, उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। जहां भी जाओ, डीएमके और एआईडीएमके का जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट है, उसको आप तुरंत एक तरह से उसके खिलाफ आप कंपीट नहीं कर सकते। तमिलनाडु के लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो राजीव ने कहा। देखो, हमको ये लग रहा है कि भाई मुकाबला सिर्फ जो है एनडीए और डीएमके में या इंडिया के बीच में है, या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मतलब दोनों गठबंधनों के बीच में। लेकिन जो तीसरा गठबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तीसरा गठबंधन जो है वो भी 6-7 पार्टियों का, वो छोटी छोटी पार्टियां है, लेकिन उसका लीडर है AIADMK, जो कि जयललिता जिसकी नेता थी। तो वो पार्टी और बीजेपी, ये दो अलायंस DMK या इंडिया अलायंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जब ये, मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी कि चूंकि ये दो अलायंस जब जो DMK या इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे तो इनके वोटों का बंटवारा होगा। जो राजदीप बात कर रहे हैं कि बीजेपी वो कोशिश कर रही है कि AIADMK वाला जो वोट है वो अपनी तरफ ट्रांसफर कर ले, तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि AIADMK भी अभी भी एक पार्टी है जो कि गेम में बनी हुई है, और उसका कार्डर पुरानी पार्टी है वो। जैसे DMK भी एक पार्टी, तो AIADMK भी पुरानी पार्टी है, 40-50 साल पुरानी पार्टी है। तो वो तीसरा जो ये, मतलब DMK के सामने जो दो खड़े हुए हैं, इसका फायदा DMK को मिलेगा, क्योंकि वोटों का बंटवारा हो सकता है। एक बात जो हल्ला इसलिए ज्यादा हो रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो अन्नामलाई जिनका जिक्र किया कि वो IPS थे, उन्होंने रिजाइन किया, फिर वो राजनीति में आए और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, उसका एक बस क्रिएट हो रहा है। लेकिन वो बस जो क्रिएट हो रहा है वो वोटों में कितना तब्दील होगा, ये देखने वाली बात। मतलब आप कहेंगे ये सराउंड साउंड है, ये ग्राउंड पर कितना होगा वो बड़ा। हमने लोगों ने शोर तो बनाया है, बचाया है। जी राजीव सर कुछ कह रहे हैं। मैं एक बात ऐड कर लेता हूं इसमें कि AIADMK में जो अंदरूनी लड़ाई हुई है उसके विजेता अब तय है कि पलनीसामी बने हैं। जहां मैं जाता हूं पलनीसामी की अच्छी छवि बन गई है। मैं नहीं कहता कि वो जयललिता की विरासत को पूरी तरह से टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं कहूंगा अभी चल AIADMK को एक लीडर मिल गया है। और पलनीसामी लोकसभा में शायद नहीं, लेकिन विधानसभा में जरूर DMK को टक्कर देंगे। वी कैनॉट राइट ऑफ AIADMK, इनका कार्डर है, इनकी एक विरासत है MGR जयललिता की। तो अगर इस चुनाव में भी वो ज्यादा सीटें नहीं ला पाते, लेकिन मुझे लगता है AIADMK धीरे धीरे अपनी एक फिर से पलनीसामी के नेतृत्व में एक पकड़ धीरे एक अपनी जो छवि है उसको एक बार फिर रिकवर कर रही है। मैं दूसरे स्टेट पर बात करूं तो मैं अगर केरल की बात करूं तो केरल में पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये UDF जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, वहाँ पर LDF जो लेफ्ट का फ्रंट है, तो मिलकर इंडिया अलायंस में, और लगता है कि अब रिपीट करने की कोशिश है उसमें। इसलिए वायनाड को लेकर जो है जो चिंता थी उसको पूरा कर लिया गया कि वायनाड से पक्का किया गया राहुल गांधी को, और प्रचार वहाँ भी तेज है। नहीं, देखिए केरल में अगेन बीजेपी कोशिश कर रही है, जैसे राजदीप ने कहा कि भाई तिरुवनंतपुरम में उन्होंने राजीव चंद्रशेखर को उतारा है, तो बीजेपी केरल में भी प्रयास कर रही है। लेकिन वो प्रयास का कितना लाभ होगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि मुकाबला जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में या UDF के बीच में, आप जो भी कहें। और राहुल गांधी ने जैसे था कि भाई कहीं और से जाएंगे, लेकिन केरल से ही लड़के उन्होंने एक तरह से पार्टी की, कम से कम केरल में तो जो हमने बना के रखा है उसको बचाने के लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक तो सिर्फ यही फैसला किया कि वो केरल से ही लड़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। पहले ये भी चर्चा थी, जैसे राजदीप ने बताया था हमको, कि वो तेलंगाना से भी लड़ सकते हैं या कर्नाटक से भी लड़ सकते हैं। लेकिन अब लगता है कि वो केरल में कांग्रेस अपना किला बचाने के लिए लगी हुई है। और ये ध्यान रखिए कि पिछली बार बात भी हो चुकी है कि जो सीटें आई हैं उसमें सबसे अधिक सीटें केरल से आई हैं। तो ये केरल को बचाना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बात जोड़ूंगा अविचल, अगर आप केरल की राजनीति देखें, के चुनाव होते हैं तो खासकर की टक्कर लेफ्ट और कांग्रेस की बिल्कुल मुकाबले की टक्कर होती है। हालांकि पिछली बार लेफ्ट को सीटों में बड़ा एडवांटेज था, लेकिन वोट संख्या में वो उसी 38 से 43% के बीच में रहते हैं, और तीसरी पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिलते, इंडिपेंडेंट्स को नहीं मिलते। लेकिन जब लोकसभा आता है, एक 2004 का अगर आप चुनाव छोड़े तो ज्यादातर कांग्रेस को या UDF को वहां एडवांटेज होता है, क्योंकि केरल का वोटर देखता है कि नेशनल लेवल पर कौन सी पार्टी है। तो लेफ्ट को भले ही पिनराई विजयन की एक पकड़ केरल में बनी है, नेता नंबर 1 की तरह एक तरह से 2 बार लगातार जीते हैं, लेकिन नेशनल इलेक्शंस में मुझे लगता है राहुल गांधी वहां वायनाड से खड़े रहे, उसका एडवांटेज कांग्रेस को जरूर आएगा। और अभी भी मुझे लगता है कांग्रेस केरल में नंबर 1 पार्टी लेकर, या UDF नंबर 1 पार्टी उभर कर आएगी, क्योंकि केरल में इलेक्शन नेशनल देखा जाता है, जो तमिलनाडु में अलग है। तमिलनाडु में मैं लोगों से बात कर रहा था, मोदी फैक्टर ये वो कह रहे नहीं, आप हमें बताइए कि तमिलनाडु के लिए कौन अच्छा है, कि कितनी बार मोदी जी पिछले 5 सालों में तमिलनाडु आए हैं, या फ्लड रिलीफ के टाइम पे क्यों नहीं आए। देखिए, ये जो तमिलनाडु का वोटर है बिल्कुल अलग है, वो देखता है मेरे इलाके में, मेरे एरिया में कौन सबसे ज्यादा काम कर रहा है। केरल का वोटर हालांकि लोकसभा चुनाव में नेशनल पिक्चर देखता है। जी,
कर्नाटका का जिक्र हुआ है शुरुआत में, लेकिन मैं और इसको एलाबोरेट तरीके से पूछना चाहूँगा, क्योंकि जेडीएस जुड़ी है बीजेपी के साथ। तो जो मांड्या मैसूर वाला इलाका है, या कहें कि वोकालिक्का का जो वोट है वो साथ में पक्का करने की कोशिश है। पिछली बार 3 आई थी सीटें सिर्फ कांग्रेस के पास। कांग्रेस को ही चाहिए कि ये 3 को कम से कम अगर वो 2.5 के आंकड़े में ही ले आए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ टू टिकट इलेक्शन वाले फॉर्म में रहती है। आपने खुद बताया था कि जब बीजेपी को ये पता चल गया, अंदाज़ा लग गया कि वो वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं जीतने, तो उनकी तैयारी फिर लोकसभा की हो गई। नहीं तो देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि 2018 में भी यही हुआ था कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, जोड़ तोड़ के कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बना ली थी। तो एक एडवांटेज था कि भाई ये फॉर्मेडेबल अलायंस है। लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो लोगों ने उन्होंने बीजेपी को चुना। अब बात यह है कि जब लोग इस बार मतदान करेंगे तो फर्क यह है कि ये जो कांग्रेस को बड़ा डिसाइसिव मैंडेट मिला है कर्नाटक में पिछली बार विधानसभा के लिए, लेकिन क्या विधानसभा के लिए जैसा वोटिंग हुआ है वो लोकसभा के लिए होगा? तो पिछला अनुभव तो ऐसा नहीं कहता कि कोई नेशनल पार्टी या बीजेपी को वो वोट देते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए जो चुनौती है कि ये 25 सीटें उनके पास है और अब तो जेडीएस भी उनके साथ है। तो वहां जहां बीजेपी का चैलेंज है कि उनको ये सीटें रिटेन करनी है, लेकिन कांग्रेस भी अब सत्ता में है, उसके पास संसाधन भी है, उसके पास प्रचार प्रसार के साधन भी है, तो कांग्रेस यहां से गेन कर सकती है। और अगर उसको बीजेपी को नेशनल लेवल पे रोकना है तो सबसे ज्यादा उसके पास जो मौका है वो कर्नाटक में है कि वो कर्नाटक में अगर ज्यादा सीटें ला सकती है, 8-10 सीटें भी ला सकती है, तो बीजेपी का जो 370 या 400 वाला जो एम्बिशन है, और कांग्रेस की खुद अपनी टैली भी जो है बेटर होगी। तो इसलिए कर्नाटक मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से। कर्नाटक ऑल्सो, अगर तेलंगाना की बात करें, हाँ, तेलंगाना में भी गेन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी 3-4 सीटें ही आई थी उनकी। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि बीआरएस का जो लॉस हो रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी में बंटने की संभावना है। राजीव सर, जो मिलिंद सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना और कर्नाटका, यहाँ दोनों, यहाँ जो असेंबली इलेक्शन है वो बीजेपी कांग्रेस ने जीते हैं और बड़े अच्छे मैंडेट के साथ जीते हैं। तो पिछली बार जो उनको पार्लियामेंट में नंबर मिले वो खराब नंबर मिले। अगर बेटर कर सकते हैं, साउथ इंडिया से बेटर करने की बात है, तो कांग्रेस ये 2 जगह जो है उनको बेटर कर सकती है। वहां तो तमिलनाडु में, केरल में तो डिफेंड करना है, यहाँ बेटर करने की सिचुएशन है। बिल्कुल सही है, मिलिंद की बात बिल्कुल सही है। उन दोनों राज्यों में मैं कहूंगा तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत लगती है। मुझे अभी भी लगता है मोदी फैक्टर कर्नाटका में हावी हो सकता है। मैं जब असेंबली इलेक्शन भी कवर कर रहा था, कई लोगों ने कहा सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री। और कर्नाटका में हमने ये पैटर्न देखा है कि जो पार्टी राज्य में जीतती है उसके बाद जब तुरंत चुनाव होते हैं केंद्र में, अलग पार्टी जीतती है। और बीजेपी काफी अच्छा करती है लोकसभा चुनाव में कर्नाटका में। और मुझे लगता है ये जो अलायंस उन्होंने किया है उसका थोड़ा बहुत फायदा होगा। हालांकि अंदरूनी लड़ाई है बीजेपी में काफी अंदरूनी लड़ाई है। जिस तरह से अब पार्टी एक तरह से येडियुरप्पा के पास फिर से गई है, कई नेता इससे नाखुश हैं, कई अंदरूनी बहुत डिफरेंसेस है। ईश्वरप्पा कह रहे हैं वो शिमोगा से लड़ेंगे किसी भी हालत में। जो कुछ सीटें जेडीएस को दी गई है वहां बीजेपी पूरी तरह से काम करेगा या नहीं, इस पर सवाल है। इसी हफ्ते अमित शाह को आना पड़ा या बंगलोर, कई नेताओं से बात करनी पड़ी। तो बीजेपी में भी अंदरूनी लड़ाई है कर्नाटका में, लेकिन एक मोदी फैक्टर है कर्नाटक जैसे राज्य में, जिसकी वजह से मैं कहूंगा बीजेपी को एडवांटेज है। लेकिन 25 सीट लाना मुश्किल है, यानी कांग्रेस की सीटें यहां बढ़ सकती है और तेलंगाना में तो जरूर बढ़ सकती है। तो दोनों में लेकर मैं समझता हूं कांग्रेस की सीटें 8-10 सीटें एक्स्ट्रा आ सकती है, और उतनी सीटें खास करके कर्नाटका में एक 5-6 सीटें बीजेपी की घटने की भी संभावना है। तो मिलिंद की बात बिल्कुल सही है। अगर बीजेपी 370 का दावा कर रही है, 400 पार का दावा कर रही है, तो उनको फिर कर्नाटका जैसे राज्य में स्वीप करना पड़ेगा। तेलंगाना में ज्यादा सीटें बढ़ानी पड़ेगी, जो आसान नहीं है। कि तेलंगाना में बीजेपी में उतना मोरल नहीं मुझे दिखाई देता है जो पिछली बार में था। जो उनका मनोबल था थोड़ा कम हुआ है। वो नंबर 3 पर थे विधानसभा में, लोकसभा में थोड़ा बेहतर हो सकता है परफॉर्मेंस। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस बार। आखिर में जो साउथ का एक राज्य, हम 5 राज्यों में चर्चा कर रहे हैं, उसमें वैसे एक केंद्र शासित प्रदेश की भी चर्चा करिए पुडुचेरी की दर्शकों को बताने के लिए। आंध्र प्रदेश की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। यहाँ पर वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं
टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर पार्टी वो मुकाबले में है। टीडीपी आ गई है एनडीए के साथ में, लेकिन वाईएसआर और टीडीपी के सामने चैलेंज नया आया है, वो उनकी बहन के द्वारा आया गया है, वाईएसआर शर्मिला। तो कोई चांस लगता है सर कांग्रेस यहाँ पर कुछ कर सकती है? बीजेपी ने तो अपने अलाई पार्टनर के जरिए एनडीए की टैली को बेटर करने की पोजीशन करी है, कांग्रेस की तैयारी? देखिए, मैं कहूंगा अविचल, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां टक्कर है चंद्रबाबू नायडू बनाम जगन मोहन रेड्डी, और ये बहुत बारीकी की टक्कर है। 1-2% का जो स्विंग होगा वो फर्क करेगा कि विजयवाड़ा में किसकी सरकार होती है। और प्रॉब्लम क्या है, जब एक ही राज्य में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ में होते हैं तो ये कहना कि किसको क्या एडवांटेज मिलेगा मुश्किल है। मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू को लगा कि बीजेपी के साथ टाई अप किया तो मुझे साधन मिलेंगे, मोदी फैक्टर है, और शायद मेरा अलायंस थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि पवन कल्याण भी उनके साथ है। दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ अगर चंद्रबाबू नायडू गए हैं तो माइनॉरिटीज जो है 8-10% मुस्लिम फैक्टर प्लस क्रिश्चियन भी है, उसका मुझे एडवांटेज मिल सकता है, वो वोट कंसोलिडेट होगा। मुझे किसी ने 2 पोल दिखाए और एक पोल में जगन मोहन रेड्डी आगे था, दूसरे पोल में चंद्रबाबू, और दोनों अच्छे पोलस्टर ने किए हैं। और यही दुविधा है कि ऐसे राज्य में जहां दोनों पार्टी बिल्कुल करीब रहते हैं, 40% 42% दोनों के बीच दोनों को मिलता है वोट, यानी मेजॉरिटी वोट उन्हीं दोनों को मिलता है, ये कहना कि कौन आगे है बहुत मुश्किल है। अलायंस चंद्रबाबू का नायडू का ब्रॉडर है, एंटी इनकम्बेंसी का उनको फायदा हो सकता है, लेकिन जगन मोहन ने जो पैसा डाला है वेलफेयर स्कीम्स में और जो युवाओं में एक तरह से उनके लिए एक सपोर्ट लग रहा है, उसका उनको फायदा मिल सकता है। तो वेरी डिफिकल्ट टू कॉल। लेकिन जब बीजेपी किसी एक नेता के साथ जाती है, जो इस बार चंद्रबाबू के साथ गई है, ये इशारों में बताता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं समझती है कि हाँ, चंद्रबाबू नायडू थोड़ा आगे निकल सकते हैं और इससे एनडीए की टैली में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। बट वेरी डिफिकल्ट स्टेट। इन सब राज्यों में अगर मैं कहूं सबसे जो कांटे की टक्कर होगी इस चुनाव में वो होगी आंध्र प्रदेश में। जी, आंध्र प्रदेश में जो है असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन साथ साथ होते हैं, तो उसमें फर्क पड़ सकता है कि साहब की जिसको एक तरफ वोट मिल रहा है वो मिल सकता है। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि 2 टिकट इलेक्शन है, तेलंगाना है, वहाँ कांग्रेस ने गेन किया है, लेकिन अब वाईएसआर का वहाँ जो दबदबा है वो तोड़ने के लिए इस बार ये ऐसा माना जा रहा था कि तेलंगाना में चूंकि उन्होंने सरकार बना ली है तो वो पड़ोसी राज्य में भी उसको विस्तार करेंगे। जैसे कर्नाटक से वो तेलंगाना में गए और तेलंगाना से वो आंध्र प्रदेश में जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस चुनाव तो अच्छा लड़ रही है, लेकिन क्या वो हरा सकती है, सरकार बना सकती है, ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि देखिए, जैसे राजदीप ने कहा कि केरल में दोनों हाथों में इंडिया के लड्डू वाली बात है, तो वो आंध्र प्रदेश में भी वही बात है। सरकार किसी की भी आ जाए वो एनडीए के साथ है, मतलब जिसकी दिल्ली में सरकार है, क्योंकि जो वाईएसआर कांग्रेस है वो भले ही एनडीए का हिस्सा नहीं रही, लेकिन 5 साल में जब जब मतदान की बारी आई राज्यसभा में तब उसने बीजेपी को या एनडीए को सपोर्ट किया। तो वहां पर अगर कोई भी जीते हारे, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई एनडीए को या दिल्ली में कोई फर्क पड़ना है बीजेपी को, क्योंकि वहां पर कांग्रेस अगर गेन करेगी तब बीजेपी को चिंता होगी। एक बात मैं यहाँ एक बात जोड़ दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप देखें हमारी भारतीय राजनीति में 91 और करीब 2014 तक दक्षिण के राज्यों ने बहुत हद तक केंद्र के चुनावों पर अपना असर डाला। आपको मालूम होगा, चंद्रबाबू नायडू हो, फिर डीएमके हो, उसके बाद जिस तरह से वाईएस राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस को 2004 और 9 में आंध्र प्रदेश जिताया, तब सरकार बनती थी जो दक्षिण जीतता था एक तरह से, या जिसके साथ सहयोगी दल सही थे दक्षिण में। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता के साथ गए और वो चुनाव हारे, वहीं कांग्रेस डीएमके के साथ गई और वो चुनाव जीते। तो एक तरह से दक्षिण का एक राजनीतिक जोर था, ये कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बिल्कुल डोमिनेट करती है, फिर उन्हें दक्षिण की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जो एक समय किसी भी दल को पड़ती थी कोलिशन के जमाने में। क्योंकि कोलिशन का जमाना खत्म हुआ है, उसका फायदा एक तरह से मुझे लगता है बीजेपी को हुआ है कि उनको दक्षिण के राज्यों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, और दक्षिण के राज्यों को लगता है हमारी जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी, हमकी महत्व था, वो कम हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पिछले 10 सालों में किस तरह से भारतीय राजनीति बदल चुकी है। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और लास्ट में मैं इसी बात पर आने वाला था कि 130 सीटों में
जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का जो चांस है, और या फिर पुराने फैक्ट के हिसाब से कहा जाए तो वो इंडिया अलायंस के पास है, कांग्रेस के पास है। वो उसको मेंटेन करेंगे या बेटर करने की पोजीशन में आना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत या पश्चिम भारत में उनके चांस कम बन रहे हैं। नहीं तो ये राजदीप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब देखो, ये एक और जो कांग्रेस की तरफ से ये बहस शुरू हुई थी कि भाई दक्षिण हमारे साथ है, उत्तर बीजेपी के साथ में है, तो मुझे लगता है कि इस चुनाव से ये भी फैसला हो जाएगा कि क्या दोनों जो क्षेत्रवाद हमारे देश में जिसकी बात होती है, क्या वो दोनों अलग अलग तरह से वोट करते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि कर्नाटक में बीजेपी, और बीजेपी इसी को तोड़ने में लगी हुई है, प्रधानमंत्री बार बार इसीलिए जा रहे हैं तमिलनाडु में, केरल में, कि हम पूरे देश की पार्टी, हम कोई उत्तर भारत या पश्चिम भारत की पार्टी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चुनाव का जो भी नतीजा निकलेगा, तो ये भी जो एक बहस चल रही है उस पर एक तरह से कोई उसका जवाब हमको मिल सकता है। और इससे मैं ये जोड़ूं कि ये तो कहना कि हाँ जरूर कि इंडिया अलायंस एनडीए से आगे रह सकता है, रहेगा दक्षिण भारत में, लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी के आगे रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस केरल में जरूर सीटें लाएगा, तेलंगाना में लाएगा, लेकिन कितनी सीटें कर्नाटक में लाता है ये तय करेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन सी पार्टी दक्षिण भारत में नंबर 1 पार्टी रहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल और तेलंगाना वो सीट ले आएंगे, लेकिन अगर सीट जो है कर्नाटका में बहुत सारी जो है वो बीजेपी ले आती है तो वो उनसे आगे हो जाएगी जी। इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। तो आज इस वीकली शो में साप्ताहिक सभा में हमने चर्चा की दक्षिण भारत में क्या हालचाल है, दक्षिण भारत की जो थर्मोमीटर को लेकर आज जांच परख की गई है। आज आप हमारे साथ जुड़े, राजदीप सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट समय निकाला है, ज़रूरी समय चेन्नई में निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका खूब सारा धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का खूब सारा धन्यवाद।